गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। तो हमारी चर्चा चल रही थी पाश्चात्य विचारक हीगल पर, और उसी चर्चा को आज हम आगे और बढ़ाते हैं। सुमन जी, गुड मॉर्निंग। पाश्चात्य विचारक हीगल के जीवन परिचय पर, उसकी रचनाओं पर, उसके आदर्शवाद के संबंध में उसके विचार क्या थे, उसके भौतिक द्वंद्ववाद की जो आदर्शात्मक द्वंद्ववाद की जो पद्धति है, उस पर। भौतिक द्वंद्ववाद तो कार्ल मार्क्स की अध्ययन पद्धति है। इन पे हमारी चर्चा इससे पहले वाली क्लास में हो चुकी थी। समाज का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में भी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम हीगल के राज्य संबंधी विचार से शुरुआत करते हैं क्लास को। तो हीगल के राज्य संबंधी विचार। हीगल के राज्य संबंधी विचार। और हीगल के जो राज्य संबंधी विचार हैं, इनकी दो पुस्तक हैं। एक है फिनामोलॉजी ऑफ स्पिरिट और दूसरी है फिलोसॉफी ऑफ राइट। इन दो पुस्तकों में इनके राज्य संबंधी विचार मिलते हैं। तो राज्य संबंधी विचारों का जो उल्लेख है दो कृतियों में मिलता है। एक कृति है फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, और दूसरी पुस्तक है फिलोसॉफी ऑफ राइट। फिलोसॉफी ऑफ राइट। ये दो पुस्तकें हैं जिनमें राज्य संबंधी सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो एक क्वेश्चन यहीं से सीधा बन सकता है कि हीगल के राज्य संबंधी विचारों का उल्लेख कहाँ मिलता है, वर्णन कहाँ मिलता है। तो दो पुस्तकें हैं, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट और फिलोसॉफी ऑफ राइट। हीगल ने जो अपने राज्य संबंधी विचार दिए हैं, ये तत्कालीन जर्मनी की दुर्दशा को देखकर दिए हैं। क्योंकि हीगल के समय जर्मनी का में विखंडन था, यानी जर्मनी कई भागों में बटा हुआ था, और हीगल चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो, एक शक्तिशाली जर्मनी की स्थापना हो। तो जर्मनी की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने अपना राज्य संबंधी विचार जो दिया, वो जर्मनी की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए दिया, ताकि जर्मनी का एकीकरण हो और एक शक्तिशाली जर्मनी की स्थापना हो, शक्तिशाली जर्मनी बने। हीगल कहता है कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं, वास्तविक वस्तुएं, वे विवेक में होती हैं, और जो विवेक में है वो वास्तविक होती हैं। यानी इनका कहना है कि वास्तविक वस्तुएं वही हैं जो विवेक में होंगी, और विवेक में वस्तुएं वही होंगी जो वास्तविक हैं। तो हीगल ने क्या कहा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, ये क्या है? वास्तविक वस्तुएं। वस्तुओं के बजाय वास्तविक वस्तुएं लिखें। संसार में जितनी भी वास्तविक वस्तुएं हैं, ये वास्तविक वस्तुएं क्या है? विवेक में है, और जो विवेक में है वो वास्तविक है। जो विवेक में है वो क्या है? वास्तविक है। जो विवेक में है वो वास्तविक है। अर्थात हीगल का जो राज्य है वो भी विवेक व तर्क पर आधारित है। हीगल का जो राज्य है ये भी किस पर आधारित है? विवेक या तर्क पर आधारित है। विवेक या तर्क पर आधारित है। हीगल ने अरस्तु के जो आदर्श राज की योजना थी, हमने पढ़ा था अरस्तु की आदर्श राज योजना, उसका खंडन किया है। हीगल ने अरस्तु की आदर्श राज योजना का खंडन किया है। आदर्श राज योजना का खंडन किया है, क्योंकि हीगल कहता है कि संसार में कोई भी राज्य हो,
संसार का कोई भी राज्य हो वो तर्क पर आधारित होता है। संसार का कैसा भी राज्य हो वो किस पर आधारित होता है? तर्क पर आधारित होता है, क्योंकि राज्य का जो विकास होता है एक ऐतिहासिक क्रम में होता है। राज्य का जो विकास होगा वो एक ऐतिहासिक क्रम में होगा, ऐतिहासिक क्रम में होगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक वस्तु का जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है, एक पूर्व निश्चित योजना के आधार पर होता है। तो राज्य का जो विकास या निर्माण हुआ है ये भी एक निश्चित क्रम अर्थात पूर्व नियोजित योजना के आधार पर हुआ है। पूर्व नियोजित योजना के आधार पर हुआ है। और ये जो पूर्व नियोजित योजना है इस योजना का जो संचालन किया जाता है वो एक दैवीय शक्ति के द्वारा किया जाता है या विश्व आत्मा के द्वारा किया जाता है। तो पूर्व नियोजित योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? दैवी आत्मा या विश्व आत्मा। तो इस तरह राज्य का निर्माण भी किसने किया है? इसी दैवी आत्मा ने किया है। ये जो दैवी आत्मा है इसी दैवी आत्मा ने राज्य का निर्माण किया है। और राज्य एक पूर्व निश्चित योजना के आधार पर बना है, तर्क और विवेक पर आधारित है, और जिसका निर्माण एक दैवी योजना ने, दैवी आत्मा या विश्व आत्मा ने किया है। हीगल का एक लेख है द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। हीगल का एक लेख है और हीगल के लेख का नाम है द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन या द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन हीगल का लेख है और इस लेख में हीगल ने राज्य की परिभाषा दी है। इस लेख में हीगल ने राज्य की परिभाषा दी है और इस लेख में हीगल राज्य की परिभाषा देते हुए लिखता है कि राज्य मानवों का एक ऐसा समुदाय है जो संपत्ति की रक्षा के लिए संगठित होता है। इसमें थोड़ी सी अलग परिभाषा है। बाकी जगह तो हीगल विश्व आत्मा से राज्य की उत्पत्ति बताता है जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी अलग बात हीगल कह रहा है कि राज्य मानवों का एक ऐसा समुदाय है, राज्य मानवों का एक ऐसा समुदाय है जिसका गठन संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। जिसका गठन किसके लिए हुआ है? संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। एक बार अभी तक जो पढ़ा है इसको हम एक बार रिपीट देख लें। फिर राज्य संबंधी विचारों की हमने शुरुआत की और राज्य संबंधी जो विचार हैं वो हीगल की दो पुस्तकों में मिलते हैं, एक फिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में और दूसरा फिलोसॉफी ऑफ राइट में। इन्होंने जर्मनी की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए राज्य संबंधी विचार दिए हैं ताकि जर्मनी का एकीकरण हो सके और एक शक्तिशाली जर्मनी की स्थापना हो सके। ये कहते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो विवेक में हैं, जितनी भी वास्तविक वस्तुएं हैं वो वास्तविक वस्तुएं विवेक में हैं और जो विवेक में है वो वास्तविक है। अर्थात राज्य भी क्या है? वास्तविक है, विवेक में है। राज्य वास्तविक है, विवेक में है। राज्य है जो विवेक और तर्क पर आधारित है। राज्य विवेक और तर्क पर आधारित है। और हीगल ने अरस्तु के आदर्श राज्य का इसी आधार पर खंडन किया है कि कोई भी राज्य हो वो विवेक या तर्क पर ही आधारित होता है, क्योंकि राज्य का जो विकास होता है एक निश्चित ऐतिहासिक क्रम में होता है, निश्चित ऐतिहासिक क्रम में होता है, अर्थात पूर्व नियोजित योजना के आधार पर होता है। और इस पूर्व नियोजित योजना को संचालन में जो हाथ होता है वो एक दैवी शक्ति का होता है, दैवी आत्मा का होता है, जिसको हीगल ने विश्व आत्मा, दैवी आत्मा, ब्रह्मा आदि नाम दिया है। इनका एक लेख है द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन और इसमें इन्होंने राज्य की परिभाषा देते हुए लिखा है कि राज्य मानव का एक ऐसा समुदाय है
जिसका संगठन संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। अब हीगल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई उसकी हम बात करते हैं। राज्य की उत्पत्ति। हीगल से पहले के जो समझौतावादी विचारक थे, होब्स, लोक, रूसो, ये तीन जो समझौतावादी विचारक हैं, इन्होंने कहा कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो एक समझौते के माध्यम से हुई है, और ये जो समझौता हुआ है ये मनुष्यों ने किया है, अर्थात राज्य कृत्रिम है। हीगल कहता है कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। हीगल क्या कहता है कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो फिर राज्य क्या है? तो जब समझौते का परिणाम नहीं है तो राज्य क्या है? तो इन्होंने कहा कि राज्य तो विश्व आत्मा का द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास का परिणाम है। राज्य क्या है? राज्य विश्व आत्मा का द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास का परिणाम है। द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास का परिणाम है। यानी हीगल का कहना है कि संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ है या फिर चेतन है, उन सभी का जो निर्माण हुआ है वो विश्व आत्मा की वजह से हुआ है, विश्व आत्मा से हुआ है। सभी का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? विश्व आत्मा से हुआ है। यानी कोई भी वस्तु है, चाहे जड़ है, चेतन है, तो उसका निर्माण विश्व आत्मा से हुआ है। तो राज्य का निर्माण भी विश्व आत्मा से हुआ है, और प्रत्येक वस्तु जिसका निर्माण विश्व आत्मा से हुआ है वो इसी विश्व आत्मा में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। प्रत्येक वस्तु जिसका निर्माण विश्व आत्मा से होता है वो उसी विश्व आत्मा में विलीन हो जाती है। और ये जो विश्व आत्मा है, इस विश्व आत्मा का एक बाह्य रूप होता है। विश्व आत्मा का एक बाह्य रूप होता है, और ये जो बाह्य रूप है ये विकास के अनेक स्तर पार करते हुए सामाजिक संरचनाओं में प्रकट होता है। सामाजिक संरचनाओं या संस्थाओं में प्रकट होता है। विश्व आत्मा का जो बाह्य रूप है विकास के अनेक स्तर पार करते हुए सामाजिक संरचनाओं या संस्थाओं में प्रकट होता है। और ये जो सामाजिक संरचनाएं या संस्थाएं हैं इसमें एक राज्य भी है, और राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। राज्य एक सर्वोच्च संस्था है, अर्थात जो राज्य है ये विश्व आत्मा का सर्वोच्च रूप है। राज्य विश्व आत्मा का सर्वोच्च रूप है, सर्वोच्च रूप है, अर्थात राज्य के बाद विकास नहीं होता है। राज्य के बाद विकास नहीं होता है। राज्य है ये विश्व आत्मा का क्या है? सर्वोच्च रूप है। राज्य क्या है? विश्व आत्मा का सर्वोच्च रूप है। अर्थात जैसे हमने कल बात की थी कि द्वंद्वात्मक पद्धति की, कि प्रत्येक वस्तु है वो वाद, प्रतिवाद और संवाद, इस त्रिकोणात्मक पक्ष के माध्यम से अपनी उन्नत स्तर पर पहुंचती है। प्रत्येक जो पुरानी अवस्था है उससे जो नवीन अवस्था आती है वो उन्नत होती है, और उन्नत होती होती एक अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है, जहां पर राज्य का विकास, एक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाती है, और सर्वोच्च स्तर के बाद उस वस्तु का विकास नहीं होता है। तो इसी तरह जो विश्व आत्मा का बाह्य रूप है ये भी अनेक सामाजिक संरचनाओं में प्रकट होता हुआ अंत में राज्य के रूप में प्रकट होता है, और राज्य है ये विश्व आत्मा का सर्वोच्च रूप होता है। अर्थात राज्य के बाद इस विश्व आत्मा के बाह्य रूप का विकास नहीं होता है। और विश्व आत्मा जो बाह्य रूप में सामाजिक संरचनाओं में प्रकट हो रही है, वो सबसे पहले जो प्रकट होती है वो परिवार में होती है। परिवार या
कुटुंब में होती है। अर्थात राज्य के विकास की दिशा में सबसे पहले जो बनता है वो परिवार या कुटुंब बनता है। तो राज्य के विकास की दिशा में सबसे पहले परिवार या कुटुंब बनेगा। दूसरी बात, विश्व आत्मा का बाह्य रूप जो सामाजिक संरचनाओं में प्रकट होता है वो सबसे पहले किसमें प्रकट होगा? परिवार या कुटुंब में प्रकट होगा। और ये जो परिवार और कुटुंब है इसमें आत्म बलिदान और प्रेम, ये दोनों इसके आधार होते हैं। परिवार या कुटुंब के आधार की बात करें तो आधार प्रेम और आत्म बलिदान इसका आधार होता है। और ये जो परिवार या कुटुंब है ये वाद होता है। द्वंदात्मक पद्धति से ही राज्य का विकास होगा। प्रत्येक वस्तु का विकास किससे होगा? द्वंदात्मक पद्धति से होगा। तो राज्य का विकास भी कैसे होगा? द्वंदात्मक पद्धति से होगा। और इस द्वंदात्मक पद्धति में सबसे पहले क्या बनता है? वाद बनता है। तो सबसे पहले परिवार बना, परिवार या कुटुंब जिसका आधार है प्रेम और आत्म बलिदान, और ये क्या है? वाद है। इस परिवार की जो मुख्य विशेषता है, प्रमुख विशेषता, वो है, प्रमुख जो विशेषता है वो है विशेषोन्मुखी प्रारब्धवाद। मुख्य विशेषता क्या है इस परिवार की? ये शब्द याद रखना, ये शब्द सीधे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो शब्दावलियां हैं ये सीधी पूछ दी जाती हैं और ये हमें बड़ा ही कंफ्यूज करते हैं कि किसकी थी, किसके बारे में थी, कुछ समझ में नहीं आता है। तो विशेषोन्मुखी परार्थवाद, अब इसका अर्थ आपको याद रहे या ना रहे लेकिन ये शब्द जरूर याद होना चाहिए। ये किसकी विशेषता है? हीगल के परिवार की विशेषता है। और इसका मतलब ये हुआ, ये जो परिवार है इसका जो दायरा है वो तो छोटा होता है। छोटा सा परिवार होता है, 3, 4, 5 मेंबर होंगे एक परिवार में, तो दायरा छोटा होता है और इसमें प्रार्थवाद पाया जाता है। विशेषोन्मुखी यानी दायरा छोटा है, प्रार्थवाद मतलब इसमें प्रार्थवाद पाया जाता है, अर्थात इसमें प्रेम, स्नेह, पर सेवा पाई जाती है। प्रेम, स्नेह, पर सेवा पाई जाती है, इसलिए इसकी विशेषता क्या है? विशेषोन्मुखी प्रार्थवाद है। अब इस परिवार के विकास के फलस्वरूप भाई राज्य विश्व आत्मा का जो बाह्य रूप था वो सामाजिक संरचनाओं में जो प्रकट हो रही थी उसमें सबसे पहले प्रकट किस में हो गई? परिवार में हो गई। अब परिवार एक अंतिम सत्य नहीं है, तो परिवार का भी विकास होगा, और परिवार का विकास होगा तो परिवारवाद था, इसके विकास के फलस्वरूप एक प्रतिवाद बनेगा, और वो जो प्रतिवाद बना वो बना समाज। यानी परिवार के विकास या कुटुंब के विकास से क्या बना? समाज बना। अर्थात ये जो समाज है ये क्या है? प्रतिवाद है। समाज प्रतिवाद है। और इस समाज के आधार की हम बात करें तो इस समाज का आधार है प्रतियोगिता व संघर्ष। प्रतियोगिता व संघर्ष, अर्थात जहाँ परिवार में प्रेम, आत्म बलिदान, स्नेह आदि पाया जाता था, जिसमें व्यक्ति का नैतिक विकास हो रहा था, तो परिवार में व्यक्ति का नैतिक विकास हो रहा था, लेकिन समाज का जो आधार है वो प्रतियोगिता है, संघर्ष है। इसमें प्रतियोगिता पाई जाती है, संघर्ष पाया जाता है, और इस प्रतियोगिता और संघर्ष की वजह से व्यक्ति की नैतिकता समाज में आकर क्या होने लगती है? समाप्त होने लगती है। अर्थात समाज की जो प्रमुख विशेषता है वो विश्वजनीन स्वार्थवाद है। अब ये शब्द भी आप याद रखें। परिवार की समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? विश्वजनीन स्वार्थवाद। और इसका मतलब है कि जो समाज है इसका विश्वजनीन का मतलब है कि समाज का जो दायरा है वो क्या है? बड़ा है। तो परिवार का दायरा छोटा था तो उसके लिए हमने विशेषोन्मुखी शब्द का प्रयोग किया।
समाज का दायरा बड़ा है तो इसके लिए हमने विश्वजनीन शब्द का प्रयोग किया। परिवार में जहाँ प्रार्थ की भावना थी, प्रेम सेवा पर सेवा की भावना थी, इसलिए परिवार के लिए हमने प्रार्थवाद शब्द प्रयोग किया। जबकि समाज में व्यक्तिगत और स्वार्थ का भाव पाया जाता है, व्यक्तिगत और स्वार्थ का भाव पाया जाता है, और इसी कारण इसके लिए हमने शब्द क्या प्रयोग किया, स्वार्थवाद शब्द प्रयोग किया। तो समाज परिवार के विकास के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ। समाज क्या है, प्रतिवाद है। समाज का आधार क्या है, प्रतियोगिता और संघर्ष है। समाज की प्रमुख विशेषता क्या है, विश्वजनीन स्वार्थवाद है। अर्थात परिवार का जो दायरा है वो तो विस्तृत है, लेकिन परिवार में व्यक्तिगत और स्वार्थ की भावना पाई जाती है। और इस समाज की बात करें, समाज में का दायरा विस्तृत है और समाज में व्यक्तिगत और स्वार्थ की भावना पाई जाती है। समाज की प्रमुख विशेषता विश्वजनीन स्वार्थवाद है। समाज का आधार प्रतियोगिता व संघर्ष है। इस समाज को हेगल ने जो कहा है, हेगल ने समाज को समाज नहीं कहा है, बल्कि हेगल ने समाज को बुजुर्वा समाज कहा है। बुजुर्वा समाज या नागरिक समाज कहा है। हेगल ने समाज को क्या कहा है, ये नाम जरूर ध्यान रख लें, बुजुर्वा समाज या नागरिक समाज। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो एग्जामों में देखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये बड़े ही कंफ्यूज कर देते हैं हमें। तो समाज को हेगल ने क्या कहा, बुजुर्वा समाज या नागरिक समाज कहा। अब धीरे धीरे इस समाज का विकास भी होगा। समाज क्या था, प्रतिवाद था। परिवार क्या था, वाद था। अब इस प्रतिवाद और वाद, अर्थात परिवार जो वाद है और प्रतिवाद जो समाज है, इस वाद और प्रतिवाद की वजह से संवाद का जन्म होगा, और वो जो संवाद होगा वो राज्य होगा। यानी परिवार में जो संघर्ष है, समाज में जो संघर्ष है, परिवार में तो प्रेम था, स्नेह था, संघर्ष नहीं था। समाज में जो संघर्ष है, प्रतियोगिता है, उसकी वजह से जो संघर्षात्मक वातावरण है परिवार का, उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए समाज के, बार बार मुझे परिवार का नाम आ रहा है, मतलब समाज के संघर्ष की हम बातें कर रहे हैं। समाज के संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसका जन्म हुआ, किसका निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ। समाज के संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसका निर्माण हुआ, राज्य का निर्माण हुआ। और ये राज्य क्या है, ये संवाद है या संश्लेषण है। राज्य क्या है, राज्य संवाद या संश्लेषण है। राज्य संवाद या संश्लेषण है। तो वाद था परिवार, प्रतिवाद आया समाज, और इस वाद और प्रतिवाद की वजह से संश्लेषण या संवाद का जन्म हुआ, जो राज्य के रूप में हुआ है। और ये जो राज्य है, ये विश्व आत्मा के बाह्य रूप का उच्चतम रूप है। विश्व आत्मा के बाह्य रूप का उच्चतम रूप है। बाह्य रूप का क्या है, उच्चतम रूप है। अर्थात इसके बाद अब विकास नहीं होगा, इसके बाद अब विकास नहीं होगा, इसके बाद विकास नहीं होगा। और इस राज की जो प्रमुख विशेषता है वो है विश्वजनीन प्रार्थवाद। विश्वजनीन प्रार्थवाद। तो राज्य की प्रमुख विशेषता पूछ ली जाए आपसे हीगल की दृष्टि में, तो विश्वजनीन प्रार्थवाद है। अर्थात विश्वजनीन का मतलब इसका जो दायरा है ये क्या है, विस्तृत है। राज्य का जो दायरा होता है वो विस्तृत है, और राज्य में प्रार्थवाद पाया जाता है, प्रार्थ भावना पाई जाती है। राज्य में प्रार्थवाद या प्रार्थ भावना पाई जाती है। ये हो गई राज्य की बात। तो इस तरह राज्य की क्या हुई
उत्पत्ति हुई। इस तरह राज्य की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। अर्थात राज्य की उत्पत्ति है वो किससे होती है? विश्व आत्मा के बाह्य रूप से होती है। और विश्व आत्मा के बाह्य रूप में जो सबसे पहले जो बनता है वो परिवार बनता है और परिवारवाद होता है। परिवार के बाद जो विश्व आत्मा के बाह्य रूप से बनता है वो समाज बनता है। समाज प्रतिवाद होता है और इन वाद और प्रतिवाद की वजह से विश्व आत्मा का जो बाह्य रूप का जो सर्वोच्च रूप पैदा होता है वो राज्य पैदा होता है। यानी राज्य के बाद विकास नहीं होता है, ये विश्व आत्मा का क्या है? उच्चतम रूप है। और तीनों की विशेषता का भी हमने बात की कि परिवार की विशेषता तो क्या है? परिवार की विशेषता है विशेषोन्मुखी प्रार्थवाद। समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? विश्वजनीन स्वार्थवाद। और राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? विश्वजनीन प्रार्थवाद। तो राज्य की उत्पत्ति की बात हो गई। अब उत्पत्ति के बाद हम बात कर लें राज्य की प्रकृति। राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति। तो अभी हमने देखा कि जो राज्य है ये विश्व आत्मा के बाह्य रूप का सर्वोच्च रूप है। बाह्य रूप का सर्वोच्च विकास है। सर्वोच्च विकास है। अर्थात राज की जो जन्म किससे हुआ है? राज का जो जन्म हुआ है वो विश्व आत्मा से हुआ है। अर्थात राज्य की प्रकृति कैसी होगी? राज्य की प्रकृति है दैवीय। राज्य की प्रकृति कैसी है? दैवीय। दोबारा बताएं, क्या कौन सा बताएं दोबारा? राज्य की प्रकृति बताना है दोबारा या और कुछ बताना है? राज, समाज और परिवार। ठीक है। राज्य, समाज और परिवार के अलग अलग उद्देश्य। ठीक है। प्रमुख विशेषता देखो, परिवार जो है वह सबसे पहले विश्व आत्मा का जो बाह्य रूप सामाजिक संरचनाओं में प्रकट हुआ वो परिवार प्रकट हुआ। अर्थात सबसे पहले राज्य के विकास की दिशा में जो संस्था बनती है वो परिवार बनती है। इस परिवार के आधार की हम बात करें तो इस परिवार का आधार है आत्म बलिदान और प्रेम। यानी परिवार में आत्म बलिदान की प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रेम की प्रवृत्ति पाई जाती है। परिवार क्या है? वाद है। परिवार क्या है? वाद है। और परिवार की जो प्रमुख विशेषता है वो है विशेषोन्मुखी प्रार्थवाद। विशेषोन्मुखी प्रार्थवाद अर्थात विशेषोन्मुखी का मतलब है कि एक विशेष क्षेत्र की बात की जाए। विशेष क्षेत्र की बात की जाए तो वो विशेषोन्मुखी होता है। एक परिवार है उसमें 3, 4, 5 मेंबर हो सकते हैं। पुराने परिवारों के लिए तो 10 मेंबर आप मान के चलो कि 10 मेंबर हैं। यानी इस परिवार का जो दायरा है वो छोटा सा है, वे 10 व्यक्तियों तक सीमित है। एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो 10 सदस्यों तक ही सीमित है ये दायरा। तो छोटा दायरा है, इसलिए इसको क्या कहा गया? विशेषोन्मुखी प्रार्थवाद। अर्थात इसमें प्रार्थ की भावना होती है। प्रार्थ की भावना का मतलब है दूसरों की सेवा करने की भावना।
एक परिवार में कोई व्यक्ति कमजोर है, कोई व्यक्ति अपंग है, कोई व्यक्ति असक्षम है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सहायता दूसरा परिवार का सदस्य करता है। ऐसा होता है परिवार में, यानी प्रत्येक व्यक्ति परिवार में सुखी रहता है और प्रत्येक व्यक्ति आपस में एक दूसरे की क्या करता है, सहायता करता है। परिवार में प्रेम पाया जाता है, स्नेह पाया जाता है, पर सेवा पाई जाती है, अर्थात जो परिवार का कमजोर सदस्य है उसकी सेवा करने की भावना पाई जाती है। परिवार में जो बुजुर्ग है उसकी सेवा करने की भावना पाई जाती है, अर्थात इसमें क्या पाया जाता है, प्रार्थवाद अर्थात पर सेवा की भावना इसमें पाई जाती है। यही है विशेषोन्मुखी प्रार्थवाद, अर्थात दायरा तो छोटा है लेकिन इसमें प्रार्थ की भावना पाई जाती है, दूसरों की सेवा करने की भावना पाई जाती है। फिर इस परिवार का विकास हुआ, क्योंकि प्रत्येक वस्तु विकसित होगी, परिवार भी विकसित हुआ और परिवार के विकास के परिणाम स्वरूप जो संस्था बनी वो समाज बनी। तो संस्था कौन सी बन गई, समाज बन गई। और ये समाज क्या है, ये प्रतिवाद है। समाज क्या है, प्रतिवाद है। और इस समाज का आधार क्या है, इस समाज का आधार है प्रतियोगिता व संघर्ष। यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष होता है, प्रतियोगिता होती है। यानी समाज का प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे निकलना चाहता है, प्रतियोगिता और संघर्ष होगा इसमें। यानी इसकी जो विशेषता है, प्रमुख विशेषता, वो है विश्वजनीन स्वार्थवाद। अर्थात समाज है पूरे विश्व में का हो सकता है, एक बड़े क्षेत्र का हो सकता है, एक पूरे देश का समाज हो सकता है। यानी समाज का जो दायरा है वो बड़ा होता है परिवार की बजाय। यानी परिवार में तो 4-5 मेंबर या सदस्य हैं, जबकि एक समाज में तो कई परिवार हैं। 1000 परिवार हो सकते हैं, 2000 परिवार हो सकते हैं, इससे ज़्यादा परिवार भी हो सकते हैं। यानी पूरा भारत एक समाज है और इस भारत में तो अनेक परिवार हैं। यानी भारत जो एक समाज है इसका दायरा क्या है, विस्तृत है। और इसमें जो भावना पाई जाएगी वो किसकी पाई जाएगी, स्वार्थवाद की, क्योंकि इसका आधार है प्रतियोगिता, इसका आधार है संघर्ष। जहाँ प्रतियोगिता और संघर्ष होगा उसमें प्रत्येक व्यक्ति खुद की सोचेगा, दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि दूसरे से मतलब रखेगा, दूसरे की सेवा करने की सोचेगा, तो फिर तो संघर्ष ही समाप्त हो जाएगा, फिर तो प्रतियोगिता ही समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ स्वार्थ की भावना है, इसलिए इसके लिए शब्द हमने क्या प्रयोग किया, स्वार्थवाद। दायरा विस्तृत है इसलिए विश्वजनीन, और स्वार्थ है इसलिए स्वार्थवाद शब्द का प्रयोग किया। अब परिवार का विकास भी होगा, परिवार के विकास से समाज बना, अब समाज का विकास भी होगा क्योंकि समाज प्रतिवाद है। अब इस प्रतिवाद का भी विकास होगा और इस वाद अर्थात परिवार और इस प्रतिवाद अर्थात समाज, इन दोनों के समन्वय से एक संवाद का जन्म हुआ और वो संवाद क्या है, राज्य है। संवाद का जन्म हुआ या संश्लेषण का जन्म हुआ जो राज्य है, अर्थात इसमें समाज में जो संघर्ष था उसको समाप्त करने के लिए किसका जन्म हुआ, राज्य का हुआ। राज्य है ये विश्व आत्मा का क्या है, अंतिम या उच्चतम रूप है, अर्थात राज्य के बाद विकास नहीं होता है। और राज्य की जो विशेषता है वो है विश्वजनीन प्रार्थवाद। विश्वजनीन का मतलब इसका दायरा है वो बड़ा है, एक राज्य का दायरा बड़ा होता है और इसमें स्वार्थ की भावना नहीं पाई जाती है, बल्कि राज्य में कैसी भावना पाई जाती है, प्रार्थ की भावना पाई जाती है, दूसरों की सेवा करने की भावना पाई जाती है। इसलिए इसके लिए हमने शब्द किसका प्रयोग किया, विश्वजनीन प्रार्थवाद का। क्लियर हो गया होगा, तीनों की जो प्रमुख विशेषता आपने पूछी थी वो क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं राज्य की प्रकृति की। फिर राज्य के बारे में अभी हम बातें कर रहे थे कि राज्य है विश्व आत्मा का क्या है, विश्व आत्मा के बाह्य रूप का सर्वोच्च विकास है। यानी राज्य, इस आधार पर राज्य की प्रकृति क्या हो जाएगी, दैवीय प्रकृति हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले मैंने बात की थी कि प्रत्येक संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो जड़ है चेतन है, उसका जो विकास होता है वो विश्व आत्मा से होता है, उसका जन्म विश्व आत्मा से होता है। अर्थात इसके विकास, किसी भी जड़ या चेतन वस्तु के विकास के जो पीछे हाथ होता है
वो एक दैवीय आत्मा का या विश्व आत्मा का या ईश्वर की आत्मा का होता है। तो राज के पीछे भी इस दैवीय आत्मा का ही हाथ था, इसलिए राज की प्रकृति कैसी होगी? दैवीय होगी। सीधा से क्वेश्चन बन सकता है कि हीगल का राज्य कैसा है, हीगल की राज्य की प्रकृति कैसी है? तो दैवीय प्रकृति है। हीगल ने राज्य को कई नाम दिए हैं। जैसे हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या विश्व आत्मा का अवतरण कहा है, या परमात्मा का अवतरण कहा है। पृथ्वी पर ईश्वर या परमात्मा का अवतरण, ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं, ये पूछा भी जा चुका है कि राज्य को पृथ्वी पर या ईश्वर या परमात्मा का अवतरण कहा। इसके अलावा राज्य को विश्व आत्मा का बाह्य रूप अर्थात ईश्वर का पार्थिव शरीर भी कहा है। इसके अलावा राज्य को विश्व आत्मा का बाह्य रूप, विश्व आत्मा का बाह्य रूप अर्थात ईश्वर का पार्थिव रूप, ईश्वर का पार्थिव रूप भी राज्य को कहा है। इसके अलावा इसने राज्य को संसार के संगठन में पूर्ण बौद्धिकता की अभिव्यक्ति भी इसने कहा है। ईश्वर के पार्थिव रूप का मतलब क्या होता है? पार्थिव रूप का मतलब है कि मनुष्य का जो रूप है ये कैसा है? पार्थिव शरीर है। मनुष्य के हम जो हैं वो क्या है? एक पार्थिव शरीर है हमारा। तो इसी तरह राज्य भी का भी एक व्यक्तित्व होता है। राज्य भी एक व्यक्ति के समान है, हीगल ने ऐसा माना है। और ये जो व्यक्ति है ये ईश्वर का रूप है। फिर जो राज्य व्यक्ति है ये किसका रूप है? ईश्वर का रूप है। अर्थात ईश्वर का जो पार्थिव शरीर है जिसको हम देख सकते हैं, मनुष्य को जिस तरह हम देख सकते हैं, मनुष्य जो पार्थिव शरीर होता है, इसी तरह ईश्वर का जो पार्थिव रूप है या पार्थिव शरीर है वो क्या है? राज्य है। ये इनका कहना है। पूर्ण बौद्धिकता की अभिव्यक्ति है ये राज्य। इसके अलावा इन्होंने कहा कि राज्य है ये मानव चेतना का विराट रूप है। राज्य मानव चेतना का विराट रूप है। राज्य क्या है? राज्य मानव चेतना का विराट रूप है। इसके अलावा ये जो राज्य है ये राज्य पूर्ण तार्किक है। राज्य पूर्ण तार्किक है अर्थात राज्य विवेक और तर्क पर आधारित है, और विवेक और तर्क पर आधारित होने के कारण ही राज्य क्या है? पूर्ण तार्किक है। इस राज्य है एक व्यापक
व्यक्तित्व है, राज व्यापक व्यक्तित्व है। इसके अलावा राज धरती पर स्थित मन है, राज धरती पर स्थित मन है। राज्य दैवीय इच्छा है, राज दैवीय इच्छा है। राज्य क्या है? राज्य एक दैवीय इच्छा है। राज्य एक नैतिक विचार है, राज्य एक नैतिक विचार है। वह मानव स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, वह मानव स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। राज्य एक नैतिक विचार है और मानव स्वतंत्रता की क्या है? उच्चतम अभिव्यक्ति है। ये राज्य की प्रकृति के संबंध में हीगल के विचार हो गए। अर्थात राज्य की प्रकृति के बारे में हीगल ने क्या कहा कि राज्य है ये दैवीय है, इसकी प्रकृति कैसी है? दैवीय है। राज्य के बारे में कुछ शब्द हीगल ने कहे हैं कि राज्य है ये पृथ्वी पर ईश्वर या परमात्मा का अवतरण है। राज्य विश्व आत्मा का बाह्य रूप अर्थात ईश्वर का पार्थिव शरीर है। संसार के संगठन में व्यक्त ईश्वरीय इच्छा है। राज्य पूर्ण बौद्धिकता की अभिव्यक्ति है। राज्य मानव चेतना का विराट रूप है। राज्य पूर्ण तार्किक है। राज्य का व्यापक व्यक्तित्व होता है। राज्य धरती पर स्थित मन है। राज्य दैवीय इच्छा है। राज्य एक नैतिक विचार है। राज्य मानव स्वतंत्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है। अर्थात राज्य दैवीय होने के साथ साथ इसकी प्रकृति दैवीय होने के साथ साथ नैतिक भी है। राज्य दैवीय और नैतिक है। तो ये बात हो गई राज्य की प्रकृति के संबंध में। अब प्रकृति के बाद हम बात करें, हीगल कहता है कि राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई विरोध नहीं है। राज्य व व्यक्ति के हितों में कोई विरोध नहीं है। हीगल ने क्या कहा कि राज्य और व्यक्ति के हितों में कोई विरोध नहीं है। अर्थात इन्होंने कहा कि इतिहास की दृष्टि से राज्य क्या है? व्यक्ति है। इन्होंने कहा कि इतिहास की दृष्टि से हम राज्य को देखें तो राज्य क्या है? व्यक्ति है। इतिहास की दृष्टि से राज्य व्यक्ति है। जीवन चरित्र में व्यक्ति का जो स्थान होता है वही स्थान इतिहास में राज्य का होता है। ये हीगल कहता है कि जीवन चरित्र में जो स्थान व्यक्ति का होता है, चरित्र में जो स्थान व्यक्ति का होता है वही स्थान इतिहास में किसका होता है? राज्य का होता है। इतिहास में राज्य का होता है। इस तरह इतिहास की दृष्टि से राज्य क्या हुआ? व्यक्ति हुआ। और व्यक्ति की जो सच्ची स्वतंत्रता है वो राज्य की आज्ञा का पालन करने में है। हीगल ने क्या कहा कि व्यक्ति की जो सच्ची स्वतंत्रता है ये राज्य की आज्ञा पालन में है। अर्थात व्यक्ति को स्वतंत्र होना है तो उसको राज्य की आज्ञा का पालन करना जरूरी है। व्यक्ति की जो सच्ची स्वतंत्रता है वो राज्य की आज्ञा के पालन में निहित है। हीगल कहता है कि जो राज्य है ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाने वाला साधन है, प्रतिबंध करने वाला साधन नहीं है। तो हीगल ने राज्य को क्या माना है? राज्य व्यक्ति की
स्वतंत्रता को बढ़ाने वाला साधन है, बढ़ाने वाला साधन है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा के पालन करने में ही है, इसलिए राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है। इसलिए राज्य व व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपना विकास तभी कर पाएगा जब वह राज्य का सदस्य होगा। तो राज्य का सदस्य होकर ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। राज्य का सदस्य होकर ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। इस तरह इन्होंने बताया कि राज्य और व्यक्ति में कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है, क्योंकि इतिहास की दृष्टि से राज्य क्या है? व्यक्ति है। जीवन चरित्र में जो स्थान व्यक्ति का होता है, इतिहास में वही स्थान किसका होता है? राज्य का होता है। व्यक्ति की जो सच्ची स्वतंत्रता है वो राज्य की आज्ञा का पालन करने में है, क्योंकि राज्य है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंध नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है। राज्य में ही रहकर व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है। राज्य का सदस्य होकर ही व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर सकता है। इसलिए राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं है। ठीक है। अगली बात जो हीगल ने कही कि राज्य व्यक्ति से उच्च और सर्वोच्च नैतिक समुदाय है। राज्य व्यक्ति से उच्च है, वह सर्वोच्च नैतिक समुदाय है। राज्य क्या है? व्यक्ति से उच्च है। इसके अलावा राज्य क्या है? सर्वोच्च नैतिक समुदाय है। सर्वोच्च नैतिक समुदाय है, अर्थात नैतिकता, कानून आदि सब किसके अंतर्गत हैं? राज्य के अंतर्गत हैं। नैतिकता हो, कानून हो, ये सब किसके अंतर्गत हैं? सब राज्य के अधीन हैं। सब राज्य के अधीन है, अर्थात राज्य पर नैतिकता का, कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्य पर नैतिकता का, कानून का कोई प्रतिबंध नहीं है। राज्य के जो नागरिक हैं उन नागरिकों के सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, अधिकार, दावे, ये सब कौन निर्धारित करता है? राज्य निर्धारित करता है। नागरिकों के अधिकार, दावे, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, इन सब का निर्धारण कौन करेगा? इन सब का निर्धारण कौन करता है? राज्य करता है। इन सब का निर्धारण कौन करता है? राज्य करता है। तो इस तरह हीगल के मत में व्यक्ति क्या है? साधन है, और राज्य क्या है? साध्य है। व्यक्ति तो क्या है? साधन है, और राज्य क्या है? साध्य है। राज्य क्या है? साध्य है। और इस विवरण को हम देखें तो हीगल का जो राज्य है वो एक निरंकुश, क्योंकि इस पे कानून और नैतिकता का कोई बंधन नहीं है, शक्तिशाली और चरम सत्तावादी के रूप में सामने आता है। चरम सत्तावादी के रूप में सामने आता है। तो राज्य व्यक्ति से उच्च है और नैतिक, सर्वोच्च नैतिक समुदाय है। व्यक्ति से उच्च है, राज्य सर्वोच्च नैतिक समुदाय है, क्योंकि राज्य नैतिकता और कानून सब के ऊपर है। नैतिकता, कानून सब राज्य के अधीन है। नागरिकों के अधिकार, दावे, सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, इन सब का निर्धारण कौन करता है? राज्य करता है। इसलिए राज्य क्या है? साध्य है। व्यक्ति क्या है? साधन है। और इस तरह हीगल का जो राज्य है निरंकुश, शक्तिशाली और चरम सत्तावादी राज्य है। राज्य को सर्वोच्च जो नैतिक समुदाय हीगल ने बताया है, इस संबंध में जो हीगल है वो ग्रीक दार्शनिकों से प्रभावित है। ग्रीक या यूनानी दार्शनिकों से प्रभावित है। और ग्रीक और यूनानी दार्शनिकों से प्रभावित होकर ही इन्होंने क्या बताया है? राज्य को
सर्वोच्च नैतिक समुदाय बताया है। इनकी पुस्तक है फिलोसॉफी ऑफ राइट। इनकी पुस्तक है फिलोसॉफी ऑफ राइट। और इसी फिलोसॉफी ऑफ राइट में इन्होंने राज्य को सर्वोच्च नैतिक समुदाय कहा है। इसी पुस्तक में इन्होंने राज्य को क्या कहा है? सर्वोच्च नैतिक समुदाय कहा है। और सर्वोच्च नैतिक समुदाय कहने के मामले में प्रभावित किससे है? ये प्रभावित है ग्रीक दार्शनिकों या यूनानी दार्शनिकों से। आगे बात करते हैं। हीगल ने राज्य और नागरिक समाज में अंतर किया है। तो हीगल के अनुसार राज्य व नागरिक समाज में अंतर। हीगल के अनुसार राज्य और नागरिक समाज में अंतर। हीगल कहता है कि एक समाज की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक समाज की 3 अवस्थाएं होती हैं। और ये 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है न्याय प्रशासन, पुलिस और निगम। न्याय प्रशासन, पुलिस और निगम। तो एक नागरिक समाज की 3 संस्थाएं हैं, न्याय प्रशासन, पुलिस और नगर निगम। इसमें से जो 2 संस्थाएं हैं, पुलिस और निगम, ये राज्य से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हैं? राज्य से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित हैं? राज्य से संबंधित हैं। विकास की प्रक्रिया में हीगल ने बताया कि सबसे पहले राज्य समाज परिवार बना, परिवार के बाद नागरिक समाज बना, परिवारवाद था, नागरिक समाज प्रतिवाद था, और प्रतिवाद के बाद में जो संवाद बना वो राज्य बना। तो इस तरह अंतर किया कि जो नागरिक समाज है इसकी विशेषता थी विश्वजनीन परार्थवाद, विश्वजनीन स्वार्थवाद। विश्वजनीन स्वार्थवाद इसकी विशेषता थी। इसमें संघर्ष व प्रतियोगिता है, संघर्ष व प्रतियोगिता है। वहीं जो राज्य है ये संवाद है। जहाँ नागरिक समाज वाद था, राज्य क्या है? संवाद है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो विश्वजनीन स्वार्थवाद है, प्रार्थवाद है। विश्वजनीन प्रार्थवाद है, अर्थात इसमें जो भावना पाई जाती है राज्य में वो प्रार्थ भावना पाई जाती है। तो इस तरह इन्होंने राज्य और समाज में अंतर किया है। ये भी कहते हैं कि नागरिक समाज है वो राज्य में ही अपना पूर्ण विकास कर सकता है। नागरिक समाज राज्य में ही अपना पूर्ण विकास कर सकता है। तो इस तरह हीगल ने नागरिक समाज और राज्य में अंतर किया है। इससे पहले के जो विचारक थे हीगल से पहले वाले, उन्होंने अधिकतर ने राज्य और समाज को एक ही माना है, बल्कि हीगल अंतर करता है और कहता है कि एक नागरिक समाज की 3 अवस्थाएं होती हैं, न्याय प्रशासन, पुलिस और निगम, जिसमें से 2 जो होती हैं पुलिस और निगम ये राज्य से संबंधित होती है। और नागरिक समाज और राज्य की अलग अलग विशेषताएं इन्होंने बताई। विचार प्रक्रिया में जो विकास के दृष्टिकोण से नागरिक समाज पहले बना फिर राज्य बना। वैसे कालक्रम के अनुसार हम बात करें हीगल के अनुसार, तो कालक्रम के अनुसार तो राज्य पहले बना था, नागरिक समाज बाद में बना था। वहीं विचार दृष्टि के अनुसार हम हीगल के अनुसार बात करें तो विचार दृष्टि के अनुसार नागरिक समाज पहले बना, बाद में राज्य बना। तो इस तरह इन्होंने राज्य और नागरिक समाज में अंतर किया है। अर्थात इन्होंने समाज को क्या कहा है? समाज को कहा है नागरिक समाज या बुजुर्वा समाज। समाज को क्या कहा है? नागरिक समाज या बुजुर्वा समाज इन्होंने कहा है।
राष्ट्रीय राज्य के संबंध में हीगल के विचार, राष्ट्रीय राज्य के संबंध में हीगल के विचार। हीगल ने राष्ट्रीय राज्य को महत्व दिया है। हीगल ने राष्ट्रीय राज्य को महत्व दिया है। हीगल कहता है कि जो राष्ट्रीय राज्य है ये सर्वोच्च है। राष्ट्रीय राज्य क्या है? सर्वोच्च है। विश्व आत्मा का सर्वोच्च रूप है। सर्वोच्च रूप है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस राष्ट्रीय राज्य से ऊपर नहीं है। हीगल कहता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय राज्य से ऊपर नहीं है। यानी सभी से ऊपर कौन है? वो राष्ट्रीय राज्य है। राष्ट्रीय राज्य से ऊपर नहीं है। सभी से ऊपर राष्ट्रीय राज्य है। राष्ट्रीय राज्य सर्वोच्च है। विश्व आत्मा के बाह्य रूप का सर्वोच्चतम रूप है। राष्ट्रीय राज्य के बाद विकास ही नहीं होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये भी किसके अधीन है? राष्ट्रीय राज्य के अधीन है। हीगल कहता है कि राष्ट्रीय राज्य का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो होता है आत्मरक्षा। राष्ट्रीय राज्य का प्रमुख लक्ष्य क्या होगा? प्रमुख लक्ष्य, राष्ट्रीय राज्य का प्रमुख लक्ष्य होता है आत्मरक्षा, अर्थात खुद की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, खुद की रक्षा। और इसके लिए राज्य कोई भी कार्य कर सकता है। आत्मरक्षा के लिए राज्य कोई भी कार्य कर सकता है, क्योंकि उसका उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए आत्मरक्षा। और इस आत्मरक्षा के लिए राज्य कोई भी कार्य कर सकता है, चाहे वो उचित हो, अनुचित हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, कैसा भी हो सकता है। नैतिक अनैतिक कैसा भी हो सकता है। हीगल कहता है कि ये जो राष्ट्रीय राज्य है अन्य राज्यों से संबंध बना सकता है, लेकिन संबंध बनाते समय भी वो इस बात का ध्यान रखे कि उसकी रक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय राज्य अन्य राज्यों से संबंध बना सकता है, अन्य राज्यों से संबंध बना सकता है, लेकिन संबंध बनाते समय ध्यान क्या रखेगा? ध्यान रखेगा कि उसकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, उसकी सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, सुरक्षा को कोई खतरा ना हो। ये राष्ट्रीय राज्य के संबंध में हीगल के विचार हो गए। एक बार इसको रिपीट देख लें कि हीगल ने राष्ट्रीय राज्य को महत्व दिया है। राष्ट्रीय राज्य को हीगल ने सर्वोच्च माना है। विश्व आत्मा के बाह्य रूप का सर्वोच्चतम विकसित रूप राष्ट्रीय राज्य को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई भी हो वो राष्ट्रीय राज्य से ऊपर नहीं होता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी राष्ट्रीय राज्य के अधीन होते हैं। इस राष्ट्रीय राज्य का जो प्रमुख लक्ष्य है वो आत्मरक्षा है, स्वयं की रक्षा है। आत्मरक्षा व स्वयं की रक्षा है। और आत्मरक्षा के लिए राज्य कोई भी कार्य कर सकता है, उसमें अनैतिक, नैतिक, उचित, अनुचित आदि वो नहीं देखेगा। उसका तो एक ही उद्देश्य है कि आत्मरक्षा होनी चाहिए, कार्य कैसा भी हो सकता है। राष्ट्रीय जो राज्य है ये अन्य राज्यों से संबंध स्थापित कर सकता है, लेकिन संबंध स्थापित करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखता है इसकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय राज्य के संबंध में हीगल के विचार हो गए। अब हम बात करें ये जो राष्ट्रीय राज्य है इसमें 3 वर्ग होते हैं। एक राज्य में हीगल ने बताया कि राज्य में वर्ग, राज्य में वर्ग, और हीगल ने एक राज्य में 3 वर्ग बताए। हीगल ने एक राज्य में कितने वर्ग बताए? 3 वर्ग बताए।
कृषक वर्ग। दूसरा वर्ग बताया सरकारी वर्ग, जिसको नौकरशाही वर्ग भी कहा जा सकता है, जिसको जन सेवा वर्ग भी कहा जा सकता है। और तीसरा जो वर्ग बताया वो बताया व्यवसायी वर्ग। तो एक राज्य के अंतर्गत हीगल ने 3 वर्ग बताए हैं, कृषक वर्ग, सरकारी वर्ग जिसको जन सेवा वर्ग या नौकरशाही वर्ग भी कहते हैं, और तीसरा व्यवसायी वर्ग। के बाद हम बात करें नौकरशाही के संबंध में हीगल के क्या विचार थे। नौकरशाही अर्थात जो सरकारी वर्ग है, इस सरकारी वर्ग से संबंधित नौकरशाही राज्य का आधार स्तंभ है। ये जो नौकरशाही है ये किससे संबंधित है? ये सरकारी वर्ग से संबंधित है। और इस नौकरशाही, ये जो नौकरशाही है ये राज्य का क्या है? आधार स्तंभ है। ये राज्य का आधार स्तंभ है, राज्य का आधार स्तंभ है। और इस नौकरशाही वर्ग को हीगल ने सार्वत्रिक वर्ग कहा है, यूनिवर्सल क्लास कहा है। सार्वत्रिक वर्ग या यूनिवर्सल क्लास कहा है, क्योंकि यही वर्ग है जो पर सेवा करता है। यही वर्ग है जो पर सेवा करता है, दूसरों की सेवा करता है। इसी कारण इसको क्या कहा? सार्वत्रिक वर्ग कहा है। तो नौकरशाही सरकारी वर्ग से संबंधित वर्ग है, राज्य का आधार स्तंभ है, और ये इस वर्ग को हीगल ने सार्वत्रिक वर्ग या यूनिवर्सल क्लास कहा है, क्योंकि एकमात्र यही वर्ग है जो पर सेवा करता है, दूसरों की सेवा करता है। आगे चलते हैं, युद्ध के संबंध में हीगल के विचारों की बात कर लेते हैं। युद्ध के संबंध में हीगल के विचार। युद्ध के संबंध में हीगल के विचार। हीगल की हम बात करें तो हीगल युद्ध का पक्षधर था। हीगल युद्ध का पक्षधर था, और हीगल कहता है कि युद्ध से मानव में सर्वोच्च गुणों का विकास होता है या सर्वोत्तम गुणों का विकास होता है। युद्ध से, हीगल का मानना है कि युद्ध से मानव में सर्वोत्तम गुणों का विकास होता है, गुणों का विकास होता है। इसके अलावा ये भी कहता है कि युद्ध से मानव में नैतिक गुणों का विकास होता है। युद्ध से मानव में नैतिक गुणों का विकास भी होता है। इसके अलावा कहा कि युद्ध से मानव में एकता की भावना का विकास होता है। युद्ध से मानव किसकी भावना का विकास होता है? एकता की भावना का विकास होता है। इसके अलावा कहा कि जो युद्ध है ये विश्व इतिहास का निर्माण करते हैं। युद्ध विश्व इतिहास का निर्माण करता है। युद्ध विश्व इतिहास का निर्माण करता है। ये जो युद्ध है ये गृह युद्ध को रोकता है। युद्ध गृह युद्ध को रोकता है। युद्ध राज्य की आंतरिक शक्ति में वृद्धि करता है। राज्य की आंतरिक शक्ति में वृद्धि करता है युद्ध। और हीगल कहता है कि युद्ध होना जरूरी है, यानी स्थायी शांति का जो विचार है ये जनता को पथ भ्रष्ट कर देता है। स्थायी शांति का विचार
जनता को पथ भ्रष्ट कर देता है। स्थायी शांति का विचार क्या कर देता है? जनता को पथ भ्रष्ट कर देता है। युद्ध के द्वारा ही आत्मा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है। युद्ध के द्वारा जो विश्व आत्मा या आत्मा है, ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। आत्मा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बड़ी अच्छी बातें कही हैं ना युद्ध के बारे में। बड़ा ही लगाव था युद्ध से इनका, हेगल का बड़ा ही लगाव था। युद्ध के संबंध में हेगल के विचारों की बात करें तो बड़े ही पक्षधर थे ये, और ये कहते हैं कि युद्ध में से ही मानव के सर्वोत्तम गुण प्रकट होते हैं। युद्ध से मानव में नैतिक गुणों का विकास होता है। युद्ध से मानव में एकता की भावना का विकास होता है। युद्ध से विश्व इतिहास का जो निर्माण होता है वो भी युद्ध से ही होता है। युद्ध है ये एक राज्य के अंतर्गत गृह युद्ध को रोक देता है। युद्ध राज्य की आंतरिक शक्ति में वृद्धि करता है। युद्ध होना इसलिए जरूरी है। युद्ध नहीं होगा अर्थात स्थायी शांति की स्थापना की बात की जाएगी, ये जो स्थायी शांति का विचार है ये नागरिकों को क्या कर देगा? पथ भ्रष्ट कर देगा। और युद्ध के द्वारा ही आत्मा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इसके संबंध में इनका कथन भी है, हीगल का कथन भी है कि जब समुद्र के ऊपर से हवा नहीं चलती है लंबे समय तक, तो समुद्र में एक गंध पैदा हो जाती है। और जो समुद्र में गंध पैदा हुई है, जब हवा चलती है वो गंध है उस हवा के साथ क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। उसी तरह जब एक राज्य में युद्ध नहीं होते हैं तो उस राज्य की जनता पथ भ्रष्ट हो जाती है, उस राज्य में भ्रष्टाचार फैल जाता है। और जैसे ही युद्ध होगा तो जिस हवा ने समुद्र की गंध को समाप्त कर दिया, उसी तरह युद्ध भी राज्य से किसको समाप्त कर देगा? भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगा। तो ये कथन है हीगल का, और हीगल ने इसके संबंध में लिखा है कि जिस प्रकार हवा के बहने से समुद्र की गंध उड़ जाती है, जिस प्रकार हवा के बहने से समुद्र की गंध उड़ जाती है, जो कि लंबे काल तक, जो कि हवा के लंबे काल तक शांत रहने से पैदा हुई थी, उसी प्रकार राज्य में जो भ्रष्टाचार है, उसी प्रकार राज्य में जो भ्रष्टाचार है वह लंबी व स्थायी शांति का नतीजा है। शांति का नतीजा है जो युद्ध से समाप्त हो जाएगा। जो किससे समाप्त हो जाएगा? युद्ध से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा हीगल ने कांट की जो निरंतर शांति का सिद्धांत है उसको भी अस्वीकार किया है। तो हीगल ने कांट की जो निरंतर शांति का सिद्धांत है, कांट का निरंतर शांति का सिद्धांत, इस सिद्धांत को हीगल ने क्या किया है? अस्वीकार किया है। हीगल कहता है कि हम कांट की बातें मान भी लें और कांट की बातें मानकर विभिन्न जो राज्य हैं आपस में एक पवित्र संघ भी बना लें। तो विभिन्न राज्यों ने आपस में एक पवित्र संघ बना दिया स्थायी शांति के आधार पर या निरंतर शांति के आधार पर, लेकिन उस शांति पर स्थापित जो पवित्र संघ है, उस संघ के विपरीत एक नया संघ और पैदा हो जाएगा। वैसा ही एक नया संघ पैदा हो जाएगा
और अब जो युद्ध है वो इन दोनों संघों में रहेगा। युद्ध किन में रहेगा? अब इन दोनों संघों में रहेगा। इसलिए युद्ध तो होना स्वाभाविक है, युद्ध को समाप्त किया नहीं जा सकता है। तो हीगल कहता है कि कांट की बात मान लेने पर भी, हम कांट की बात मान लें और कांट की बात मानकर विभिन्न राज्य आपस में पवित्र संघ भी बना लें, पवित्र संघ बना लें विभिन्न राज्य मिलकर, तो भी इस पवित्र संघ के विपरीत एक और संघ पैदा हो जाएगा। इस पवित्र संघ के विपरीत एक और संघ पैदा हो जाएगा और अब ये जो संघर्ष है इन दोनों में होगा, संघर्ष या युद्ध इन दोनों में होगा। तो युद्ध को नहीं रोका जा सकता है, युद्ध होना स्वाभाविक है। हीगल कहता है कि युद्ध नहीं रोका जा सकता है, युद्ध का होना क्या है? स्वाभाविक है, युद्ध का होना स्वाभाविक है। अर्थात हीगल कहता है कि स्थायी शांति का विचार, अंतर्राष्ट्रीय कानून, न्यायपूर्ण युद्ध आदि जो शब्द हैं ये निरर्थक हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्वहीन ये शब्द हैं। तो स्थायी शांति, न्यायपूर्ण युद्ध, युद्ध होना क्या है? स्वाभाविक है। स्थायी शांति, न्यायपूर्ण युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? अस्तित्वहीन है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? युद्ध का है। अस्तित्व किसका है? युद्ध का है। हीगल के अनुसार अस्तित्व किसका है? युद्ध का है। अब हम बात कर लें हीगल के अनुसार, हीगल के दंड संबंधी विचार, दंड के बारे में हीगल के विचार। युद्ध के संबंध में विचार हो गए, दंड के संबंध में हीगल के विचार। और दंड को हीगल नैतिक दृष्टि से देखता है। दंड के संबंध में जो हीगल ने विचार दिए हैं वो किस दृष्टि से दिए हैं? नैतिक दृष्टि से दिए हैं। और हीगल दंड का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा नहीं मानता है। हीगल इस दंड का जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक सुरक्षा नहीं मानता है, सार्वजनिक सुरक्षा नहीं मानता है, बल्कि इस दंड का उद्देश्य क्या मानता है? बदला लेना। सार्वजनिक सुरक्षा नहीं मानकर हीगल ने दंड का उद्देश्य क्या माना है? बदला लेना माना है, बदला लेना माना है। अर्थात जिस अधिकार के उल्लंघन से, भाई किसी भी अधिकार के उल्लंघन से जिस व्यक्ति को, राज्य को या फिर न्याय विधान को नुकसान पहुंचा है, या फिर व्यक्ति राज्य या न्याय विधान के प्रति अत्याचार हुआ है, उसका बदला लेना ही दंड का उद्देश्य है। तो दंड का उद्देश्य क्या है? बदला लेना। दंड का उद्देश्य क्या है? बदला लेना। अर्थात दंड में जिस अधिकार के उल्लंघन से, दंड में क्या होगा? किसी न किसी अधिकार का उल्लंघन होगा, किसी न किसी अधिकार का उल्लंघन किया है, और इस अधिकार के उल्लंघन से जिस व्यक्ति, समाज या न्याय विधान के प्रति अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार का बदला लेना ही दंड का क्या है? उद्देश्य है।
उस अत्याचार का बदला लेना ही दंड का उद्देश्य है। दंड का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा नहीं है। अर्थात हीगल ने कहा है कि कोई भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो उस उल्लंघनकर्ता को दंड देने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है। अधिकार का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को दंड देने का कर्तव्य किसका है? उल्लंघनकर्ता को दंड देने का कर्तव्य राज्य का है। दंड देने का कर्तव्य किसका है? राज्य का है। तो अधिकार का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को दंड देने का अधिकार राज्य का है। तो ये हो गए हीगल के दंड संबंधी विचार। आगे हम बात करें संपत्ति के संबंध में हीगल के विचार। संपत्ति पर हीगल के विचार। तो हीगल के अनुसार हम संपत्ति संबंधी विचारों की बात करें तो हीगल ने संपत्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक माना है। हीगल ने संपत्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माना है। व्यक्तित्व विकास के लिए क्या माना है? के लिए आवश्यक माना है। हीगल कहता है कि संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व के विकास भी नहीं होगा। संपत्ति नहीं होने पर व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो सकता। व्यक्तित्व का विकास भी नहीं हो सकता, इसलिए संपत्ति आवश्यक है। हीगल ने कहा कि जो संपत्ति है, इस संपत्ति का निर्माण राज्य ने नहीं किया है। संपत्ति का निर्माण राज्य ने नहीं किया है, बल्कि संपत्ति तो मानव के व्यक्तित्व विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। तो ये हो गए हीगल के संपत्ति संबंधी विचार। अर्थात इन्होंने संपत्ति को व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक और अनिवार्य माना है। संपत्ति न होने पर इन्होंने कहा कि संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास भी नहीं होगा, और इस संपत्ति का जो निर्माण है वो राज्य ने नहीं किया है, बल्कि संपत्ति तो राज्य से पहले भी थी, व्यक्तित्व के विकास के लिए पहले ही विद्यमान थी। अब हम बात करते हैं संविधान के संबंध में हीगल के विचार। संबंध में हीगल के विचार। और संविधान के निर्माण के संबंध में हीगल ने कहा है कि ये जो संविधान है ये कोई आकस्मिक कृति नहीं है। संविधान कोई आकस्मिक कृति नहीं है, अर्थात संविधान का कोई निर्माण नहीं हुआ है, आकस्मिक रूप से निर्माण नहीं हुआ है कि कुछ लोगों ने बैठे और संविधान का निर्माण कर दिया, तो ऐसी कोई कृति नहीं है। बल्कि संविधान तो एक राज्य या समाज के अंतर्गत विभिन्न पीढ़ियों से निवास करने वाले लोगों के सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाओं का परिणाम है। संविधान क्या है? एक राज्य में जो विभिन्न पीढ़ियां रहती हैं, लंबे समय से कई पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों के जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, उन पीढ़ियों की जो प्रथाएं हैं, उन पीढ़ियों की जो परंपराएं हैं का परिणाम है, का परिणाम है। अर्थात संविधान का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि संविधान तो एक समाज या राज्य के अंतर्गत विभिन्न पीढ़ियों से रहने वाले लोगों की जो प्रथाएं थी, परंपराएं थी, रीति रिवाज थी, कानून थे, नियम थे, उन सब का परिणाम क्या बना? संविधान बना है। और हीगल ने एक राज्य की जो संवैधानिक शक्तियां हैं इनको 3 भागों में बांटा है। हीगल ने एक राज्य की संवैधानिक शक्तियों को या संवैधानिक शक्तियों को 3 भागों में बांटा है, और ये 3 भाग हैं
विधायी विधायी प्रशासनिक और राजतंत्रात्मक। विधायी अर्थात जिसको हम विधायिका व्यवस्थापिका भी कह देते हैं, प्रशासनिक अर्थात कार्यपालिका। और ये जो राजतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग हीगल ने किया है, ये न्यायपालिका के लिए किया है। अर्थात वर्तमान में हम एक सरकार के 3 अंगों की बातें करते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हीगल ने न्यायपालिका शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसका प्रयोग नहीं किया है, बल्कि इस न्यायपालिका की जगह कौन से शब्द का प्रयोग किया है? न्यायपालिका की जगह राजतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग किया है। हीगल ने न्यायपालिका की जगह किस शक्ति का उल्लेख किया है? राजतंत्रात्मक शक्ति का उल्लेख किया है। हीगल कहता है कि जो तीनों शक्तियां हैं, ये तीनों शक्तियां परस्पर पूरक हैं। तीनों शक्तियां क्या हैं? एक दूसरे की पूरक हैं, परस्पर पूरक हैं और एक महान समष्टि के अंग हैं। एक महान समष्टि के अंग हैं। महान समष्टि का मतलब है एक राष्ट्रीय राज्य के अंग हैं। ये तीनों शक्तियां हैं, एक महान समष्टि के अंग हैं, अर्थात एक राष्ट्रीय राज्य के अंग हैं। ये जो तीनों शक्तियां हैं, इन तीनों शक्तियों में जो सबसे प्रमुख शक्ति माना है हीगल ने, वो राजतंत्रात्मक को माना है। तीनों शक्तियों में सबसे प्रमुख जो शक्ति माना है हीगल ने, वो राजतंत्रात्मक को माना है। तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि तीनों शक्तियों में सबसे प्रमुख अंग किसको माना है हीगल ने? राजतंत्रात्मक को माना है। और इसका कारण है कि ये जो राजतंत्रात्मक शक्ति है, ये राज्य में एकता की स्थापना करती है। राजतंत्रात्मक जो शक्ति है, ये राज्य में एकता की स्थापना करती है और एकता की स्थापना करने के कारण ही राजतंत्रात्मक शक्ति को हीगल ने क्या माना है? सबसे प्रमुख शक्ति माना है। सबसे प्रमुख शक्ति राजतंत्रात्मक को माना है। हीगल ने शासन प्रणाली में जो समर्थन किया है, वो संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। और हीगल कहता है कि सबसे ज़्यादा विभिन्न जो शासन प्रणालियां हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो विवेकशीलता है वो इसी में होती है। सबसे ज़्यादा विवेकशीलता विभिन्न शासन प्रणालियों की तुलना हम करें तो सबसे ज़्यादा जो विवेकशीलता पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? संवैधानिक राजतंत्र में पाई जाती है। क्योंकि इसका कारण भी बताया कि इस संवैधानिक राजतंत्र में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र तीनों के गुण होते हैं। कुलीन तंत्र, राजतंत्र और प्रजातंत्र तीनों के गुण होते हैं संवैधानिक राजतंत्र में। और तीनों के गुण होने के कारण ही संवैधानिक राजतंत्र को क्या माना है? सबसे विवेकशील माना है। तीनों के गुण होते कैसे हैं उसकी हम बात करें तो एक संवैधानिक तंत्र में एक राजा होता है, एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है, प्रशासन होता है और एक विधान मंडल होता है। प्रशासन जिसको कार्यपालिका भी कह सकते हैं हम, और विधानमंडल अर्थात विधायी शक्तियां, व्यवस्थापिका, ये 3 होते हैं। जो राजा होता है ये एक का प्रतिनिधित्व करता है, वह एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है और एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जहाँ एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है वो क्या होता है? राजतंत्र होता है, इसलिए इसमें राजतंत्र का गुण है। प्रशासन या कार्यपालिका है, ये कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है और कुछ व्यक्तियों का जहाँ प्रतिनिधित्व होता है वो कुलीन तंत्र होता है। कुछ व्यक्तियों का जहाँ भी प्रतिनिधित्व होगा वो क्या होगा? कुलीन तंत्र होगा। विधानमंडल है, ये संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करता है और जहाँ संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व होगा वो क्या होगा? प्रजातंत्र होगा। भाई एक संवैधानिक राजतंत्र जो है उसके
उसकी तीन शक्तियां हैं, राजतंत्रात्मक अर्थात राजा, प्रशासनीय अर्थात प्रशासन, और विधायी। तो राजा है वो एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी राजतंत्र का गुण है। प्रशासन या कार्यपालिका है, कुछ व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है, यानी कुलीन तंत्र का गुण है। कुलीन तंत्र में कुछ व्यक्तियों का ही प्रतिनिधित्व होता है। और विधानमंडल है, ये संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व है, अर्थात जहाँ संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व होता है वो प्रजातंत्र होता है। अर्थात संवैधानिक राजतंत्र में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र, इन तीनों के गुण होते हैं, और तीनों के गुण होने के कारण ही ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, विवेकशील होता है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, विवेकशील होता है, या सबसे ज़्यादा विवेकशीलता जो पाई जाती है वो संवैधानिक राजतंत्र में पाई जाती है। हीगल की बात करें तो हीगल ने द्विसदनीय विधायिका की बात की है। द्विसदनीय विधायिका का समर्थन हीगल के द्वारा किया गया है। अर्थात विधायिका दो सदन की होनी चाहिए। एक सदन है ये जमींदार वर्ग से बनेगी, और दूसरा जो सदन है इसमें राजा के आदेश पर विभिन्न व्यवसायों और संगठनों द्वारा चुने गए व्यक्तियों से बनेगा। दूसरा जो सदन है ये राजा के आदेश पर विभिन्न व्यवसायों व संगठनों द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा बनेगा। तो द्विसदनीय विधायकों की विधानमंडल की बात हीगल ने की है, जिसमें एक सदन है वो जमींदार वर्ग से बनेगा, दूसरा सदन है राजा के आदेश पर विभिन्न व्यवसायों व संगठनों द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा बनेगा। तो इस तरह हम देखें तो हीगल की जो व्यवस्थापिका या विधायी है इसमें संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। हीगल की जो व्यवस्थापिका है इसमें संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि इसमें तो जमींदार वर्ग का प्रतिनिधित्व है, इसमें तो विभिन्न व्यवसायों का प्रतिनिधित्व है, इसमें विभिन्न संगठनों का प्रतिनिधित्व है। तो संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व विधानमंडल में नहीं है। हीगल कहता है कि जो कार्यपालिका या प्रशासन है ये राजा के प्रति उत्तरदायी होगा, न कि विधानमंडल के। वर्तमान जो लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन हीगल अलग है इससे, और हीगल कहता है कि कार्यपालिका राजा के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका राजा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी, विधायिका के प्रति नहीं होगी। विधायिका जिसमें संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व है, ये विधायिका कानूनों का निर्माण करेगी। विधायिका क्या करेगी, कानूनों का निर्माण करेगी। इन कानूनों को लागू कौन करेगी, कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका कानूनों को लागू करेगी, और जो राजा है वो अंतिम रूप से कानूनों को स्वीकार करेगा, अंतिम रूप से कानूनों को स्वीकार करेगा। विधायिका का कार्य हो गया कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य हो गया कानूनों को लागू करना। और ये जो कानून है इन पे अंतिम अधिकार किसका होता है, अंतिम रूप से स्वीकार कौन करता है, राजा करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कानून पर अधिकार भी किसका होगा, राजा का होगा। कानून पर अधिकार किसका होगा, राजा का होगा। कहने के लिए जरूर है कि भाई विधान का कानून बना रही है जिसमें संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अंतिम रूप से जो स्वीकार करेगा राजा करेगा। तो अंतिम रूप से जो अधिकार होगा, सर्वोच्च जो अधिकार होगा कानून पर, वो राजा का ही होगा। कोटिल कहता है कि एक जो राज्य, हीगल कहता है कि एक राज्य है ये विवेक या तर्कशील है। एक राज्य विवेकशील और तर्कशील है,
इसलिए जो विधि बने, ये विधियाँ भी कैसी होनी चाहिए, विधियाँ भी विवेकशील होनी चाहिए। एक राज विवेकशील तर्कशील है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि राज्य है वो विवेक या तर्क पर आधारित है, और विवेक और तर्क पर आधारित होने के कारण विधियाँ भी क्या होनी चाहिए, विधियाँ भी विवेकशील होनी चाहिए, विधियाँ भी विवेकशील होनी चाहिए। आगे बात करें तो ये हीगल के संविधान संबंधी विचार हो गए। एक छोटा सा बिंदु और देख लेते हैं, संप्रभुता संबंधी हीगल के विचार। संप्रभुता पर हीगल के विचार। और संप्रभुता जो दी है हीगल ने, वो राजा के हाथ में दी है। हीगल के राज्य की जो संप्रभुता है वो राजा के हाथ में है, क्योंकि राजा ही कानून का अंतिम निर्णायक है, कानून को अंतिम रूप से स्वीकार राजा ही करता है। इसलिए संप्रभुता किसमें निहित है, तो हीगल की जो संप्रभुता है वो राजा में निहित है। तो आज हमने राज्य संबंधी विचारों में काफ़ी बिंदु पर बातें की, जैसे राज्य की उत्पत्ति, राज्य व्यक्ति से सर्वोच्च, राजनैतिक समुदाय, राज्य और समाज में अंतर, राज्य और व्यक्ति में कोई विरोध नहीं, संपत्ति संबंधी विचार, दंड संबंधी विचार, युद्ध संबंधी विचार देखे। इसके बाद में संवैधानिक विचार हीगल के हमने समझे, और संप्रभुता पर भी हमने बातें की। और बाकी जो चर्चा बच जाती है वो कल करेंगे। कल हीगल कंप्लीट हो जाएगा, कल कंप्लीट हो जाएगा हीगल। और इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ऐप पर आपके पास चैट का ऑप्शन है, वहाँ से आप चैट छोड़ दीजिए। आपकी समस्या का समाधान या तो वही चैट के माध्यम से कर दिया जाएगा, और या फिर अगली क्लास में उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो मन जी कल सैटरडे है, मंडे को क्लास होगी, जो भी अगला डेज हमारा आएगा मंडे, उसको क्लास हो जाएगी, सैटरडे है तो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा अगली क्लास में। सभी को धन्यवाद।